अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सफ़ीर मेंगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सोमैटिक्स। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या चीज़, और इसके अलावा हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरीके से इसकी टाइप्स क्या है। आज ये चीज़ें और इस कम्युनिकेशन की डिसऑर्डर्स क्या है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आसान तरीके से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ, डिस्कस करूँ, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें इसको। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या है कि हम अपने इंफॉर्मेशन, मालूमात और आइडियाज़, ख़यालात वगैरह को हम एक से यानी कि दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को कैसे, वो यही कम्युनिकेशन होता है। हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, अपने ख़यालात वगैरह शेयर करते हैं। इसके बाद हम इसके फ़ीचर्स के बारे में आते हैं कि फ़ीचर्स क्या है, हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत से हैं इसके फ़ीचर्स कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसमें कुछ है, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें फ़र्क क्या है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल में आपको समझ आ रहा होगा, ईज़ी लिखा हुआ है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी कि कोई भी एक्शन की उससे एक्शन करके हम लोग कम्युनिकेट कर रहा होता है, और कुछ में विदाउट एनी एक्शन। तो कैसा होता है कि वर्बल, अब वर्बल में कौन-कौन से आते हैं कि वर्बल में फिर ये है कि हम लोग स्पीक कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ स्पीकिंग कर रहा हूँ ना, कि आप लोग और लिसनिंग कर रहे हैं मुझे। मैं स्पीक कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये है वर्बल। ठीक है। स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला ये होता है, ये वर्बल, हम इस तरीके से हम स्पीक करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अलावा हम राइटिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये वर्बल आते हैं। और इसके अलावा नॉन वर्बल में क्या आता है, वो फिर ये है कि गेस्चर्स, इशारों के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम आई कांटेक्ट की, आई कांटेक्ट भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। तो इन चीज़ों के ज़रिए जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें यानी कि कम से कम 2 पर्सन जब हो जाते हैं, 2 बंदे एक साथ होते हैं, वो फिर कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि एक बंदा आपको भी पता है कि कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन उसके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के साथ अपना फिर ख़यालात, जो उसकी थॉट्स है, आइडियाज़ है, कुछ भी है, वो शेयर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। हम यानी कि कम से कम 2 बंदे होंगे, फिर कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा हम अगर कंटीन्यूअस फ़ंक्शन का लिखा हुआ है, कंटीन्यूअस फ़ंक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल मुसलसल चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम विदाउट कम्युनिकेशन हम रुके, या हम लोग, नहीं हो सकता विदाउट कम्युनिकेशन के। हम हर वक़्त कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि समझना होता है एक दूसरे को, तो इसके लिए कम्युनिकेशन, यानी कि रहने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इसके अलावा टू वे प्रोसेस कैसा है ये? टू वे प्रोसेस का मतलब ये है कि अब मैं बोल रहा हूँ, एक तो प्रोसेस ये है ना कि मेरी तरफ से मैं आप तक कैसे आ रहा है मेरी आवाज़। और अगर मेरे पास अगर एक दूसरा बंदा बैठा हुआ है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा, उसके साथ बातें करूँगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है कि वन वे यही हो गया कि मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ, और वो लिसन कर रहा है, सुन रहा है मुझे। उसके अलावा जब वो समझेगा इसको, मैं यहाँ से उसको यानी कि सेंड कर रहा हूँ मैसेजेस वगैरह, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसको स्पीकिंग कर रहा हूँ, वो सुन रहा है। तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें डिकोड होकर, यानी कि वो वहाँ पे समझ कर फिर से मुझे फीडबैक दे देगा उसका। वो तो खामोश तो नहीं बैठेगा, क्योंकि कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, तो उसने भी कुछ फीडबैक देना है मुझे, ताकि मैं भी समझ जाऊँ कि इसको कुछ समझ आ गया है। ठीक है। ये चीज़ होता है कि टू वे प्रोसेस, जब मैं बोलूँगा तो वो भी समझकर फीडबैक दे देगा। टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसमें कि क्या-क्या चीज़ें इसमें होते हैं कम्युनिकेशन में। इसमें कंपोनेंट्स का हम कहते हैं कि सेंडर और मैसेज चैनल और डिकोडर। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि ये है क्या चीज़ें। सेंडर का मैं आप लोगों को ईज़िली अगर बता दूँ ना, कि ये होता है कि द पर्सन हू सेंड्स द मैसेजेस। सिंपल सी बात है, क्या होता है कि द पर्सन हू सेंड द मैसेजेस, क्योंकि अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ किसी के साथ, तो क्या हो गया, मैं सेंडर हो गया। ठीक है, सेंडर का लिख लूँ, अगर ईज़ी भी है फिर भी इधर लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर मैं इस तरह कर लूँ, यहाँ पे लिखूँ आप लोगों के लिए, द पर्सन सेंड्स मैसेज। ठीक हो गया।
सेंडर का डेफिनेशन ये है, आप इजीली याद कर सकते हैं इसको, कि वो बंदा जो सेंड यानी कि बात कर रहा होता है, स्पीकिंग कर रहा होता है, जो किसी मैसेज को सेंड कर रहा होता है, वो क्या है, वो सेंडर है। ठीक हो गया। अब चैनल इसके बाद क्या, सेंडर और यहाँ पे खैर इसके ये इसका फ़िलहाल बताता हूँ, फिर इसके बाद जब कम्युनिकेशन चेन आएगा तो जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें मैं आप लोगों को और भी चीज़ें इसमें ऐड करके बताता हूँ, है यही चीज़ें उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएंगे और भी चीज़ें। चैनल, अब मैसेज चैनल क्या होता है इसमें, मैसेज चैनल का यही है ना कि यही कन्वे करना, ये जो तरीका है कन्वे करने की, यानी कि कैसे आप तक पहुंच रहा है, ये चैनल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ मैसेज, तो आप तक कैसे ये पहुंच रहा है, ये है द वे ऑफ कन्वेइंग आवर मैसेजेस। सिंपल आप ये कह दें, ठीक है, द वे ऑफ कन्वेइंग आवर मैसेजेस, बस इसमें और कुछ नहीं होता। यही फिर वर्बल और नॉन वर्बल के थ्रू आप मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। खैर इसको भी लिखता हूँ, द वे ऑफ मैसेजेस, द वे ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मैसेज जो चैनल है ये कहलाता है। ठीक है, फिर डिकोडर या इसको रिसीवर कहते हैं। डिकोडर और रिसीवर ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब ये फिर इसकी क्या होते हैं, डिकोडर और रिसीवर, इसकी फिर क्या होता है, इसको कैसे वो समझता है, क्या करता है, वो भी चीज़ें मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये इसका अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि द पर्सन, सिंपल, द पर्सन by whom message is intended, ये इसकी डेफिनेशन है डिकोडर की या रिसीवर की। ठीक है, द पर्सन बाय हूम मैसेज इज इंटेंडेड और रिसीव्ड या एम्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो क्या करता है इसको समझता है, फिर वो आपको क्या फीडबैक दे देता है। ये इसकी कंपोनेंट्स, ये तीन इसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, सेंडर, मैसेज चैनल और डिकोडर, ये इसमें ज़रूरी होते हैं ये चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने कुछ लिखे हैं इसमें इधर टाइप्स आप लोगों के लिए, ये भी इजी है। अब क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो मैंने आप लोगों को बता दिया, वो क्या होता है, स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू हम जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो वर्बल में आ जाता है। नॉन वर्बल में ये है कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट्स होता है या गेस्चर्स के थ्रू, यानी कि इशारों के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। विजुअल, जो नज़रों के यानी कि ज़रिए, आंखों के ज़रिए, साइट के ज़रिए, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन है। रिटन, सेम राइटिंग के ज़रिए आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन। अभी हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को, इसको ज़रा गौर से सुनेगा, ये बहुत अहम है और इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस कि हम कैसे एक दूसरे के साथ बोलते हैं, हमारे प्रोसेस पूरा है कम्युनिकेशन की क्या होती है, कि एक सेंडर मैसेज को सेंड करता है, इसके बाद क्या होते हैं, और इसके अलावा जो डिकोडर है, रिसीवर है, वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें फ़र्स्ट ये होता है कि पहला इसमें क्या होता है कि सेंडर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें होता है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो दूसरा सुन रहा है मेरे आवाज़ को। सेंडर का ये है कि पहले मैं इसको इनकोड करूँगा। इनकोडिंग का मतलब ये है कि पहले आप सोचते हैं कि क्या मेरा मैसेज क्या होगा, इसके मैं कैसे बात करूँगा, इससे मेरे वर्ड्स क्या होना चाहिए, इसके लिए आप अपने ये यानी कि बराबर करोगे, मेंटली ख़ुद को तैयार करोगे कि मैंने क्या बोलना है अभी। ठीक हो गया, ये हो गया इनकोडिंग, यानी कि आप अपने मैसेज को तैयार करते हैं, कोड्स में इसको बराबर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इनकोडिंग। अब सेंडर इनकोड करके मैसेज को सेंड करता है चैनल के थ्रू। ठीक है, चैनल के थ्रू इसको सेंड करता है रिसीवर के, हाँ, अब रिसीवर यहाँ पे इसको रिसीव करता है मैसेज को, तो वो क्या करता है, इसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब यानी कि वो रिसीवर के पास मैसेज आ गया, पहले सेंडर ने मैसेज सेंड किया, ठीक हो गया, और इसको क्या किया, इनकोड किया, और इसके अलावा चैनल के थ्रू इसको भेज दिया। अब चैनल आप ये कह सकते हैं किसी मीडियम के थ्रू,
किसी भी मीडियम के थ्रू आप मैसेज सेंड करते हैं हमारे को, तो ये आपका चैनल कहलाता है। इसके अलावा रिसीविंग, ठीक है, अब जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है आपके मैसेज को, वो फिर यहाँ पे आपके मैसेज को समझता है, जो तुमने बोला है वो सारी चीज़ें वो समझकर फिर आगे क्या करता है, वो इसको डिकोड करता है, मतलब कि वो अपने वर्डिंग में चेंज करके वो जवाब तैयार करता है आपके लिए कि हाँ कैसा अभी मैंने इसका जवाब देना है। फीडबैक देना होता है ना, कि अगर विदाउट फीडबैक आप किसी से बात करते रहे वो चुप करके आपकी आंखों में देखता रहे, तो आपको भी समझ नहीं आया कि भाई अब ये समझ रहे हैं मेरे बातों को, क्या कर रहे हैं। अब बात करने का फिर आपको भी दिल नहीं करेगा कि मैं उससे बात करूं। कम्युनिकेट करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, कि एक तरफ से तो नहीं होता। हाँ, अगर वहाँ पे आप अब दूसरी तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा तो आप इजीली यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिकोड करके इसको डिकोडिंग के बाद आपको फीडबैक दे देगा, ठीक हो गया। अब फीडबैक आपको दे देगा, तब आप समझेंगे कि भाई अब ये इसने मेरी बात समझा है और इसका ये फीडबैक था। आप फिर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई भी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू इसको फीडबैक दे दिया, या कोई भी वर्ड आप कहकर इसको दे देंगे, फीडबैक दे देंगे, तो ये हमारा कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस चलता है इसी तरह से, ठीक है। सेंडर के बाद इनकोडिंग, फिर चैनल के थ्रू रिसीवर के पास आ जाता है। रिसीवर क्या करता है, उसको समझकर आपकी जो मैसेज है उसको समझकर डिकोड कर देता है। डिकोड के बाद वो क्या करता है, आपको फीडबैक दे देता है। जब फीडबैक मिलेगा तो आप समझेंगे कि भाई इसने मेरे बातों को समझा है। ये हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेरी सिंपल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ते हैं इसके डिसऑर्डर्स के बारे में, कि कम्युनिकेशन के डिसऑर्डर्स क्या क्या है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज़ एन इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू रिसीव सेंड एंड प्रोसेस वर्बल एंड वर्बल ग्राफिक सैम्पल्स। क्या होता है कि इम्पेयरमेंट मतलब कमी, ठीक है स्टूडेंट्स। एम्पेयरमेंट मतलब कमी, यानी कैसी काबिलियत की कमी हो जाती है उन बंदों में जो कि यानी कि रिसीव भी नहीं कर पाते, सेंड नहीं कर पाते मैसेजेस को, या वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अब इसमें हम पहला पढ़ते हैं स्पीच डिसऑर्डर को। स्पीच डिसऑर्डर में फिर जो स्पीच डिसऑर्डर है उसमें फिर क्या क्या आते हैं, उसमें फिर आर्टिकुलेशन भी आती है, ठीक है। उसमें क्या आर्टिकुलेशन, आपकी फ्लुएंसी भी आते हैं इसमें, ठीक हो गया। ये चीज़ें फिर स्पीच डिसऑर्डर में आप आते हैं, आप सही से बोल नहीं पाते, या आप वर्ड्स को सही से, आपके लिए कहना वर्ड्स का मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो बंदे जिनके लिए वर्ड्स का कहना मुश्किल हो जाता है वो फिर किस में, स्पीच डिसऑर्डर। ये फिर इस तरह की कोई भी कम्युनिकेशन में हो जाता है, प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है, तो क्या करना है कि ज़रूर आपने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, थेरापिस्ट के पास जाना होता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते हैं और वो इसको ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, कि अभी मैंने बता दिया आप लोगों को। फ्लुएंसी डिसऑर्डर ये होता है कि आप वर्ड्स को सही से नहीं कह पाते, ठीक है। आपकी जो रिदम होता है बोलने की वो आप में नहीं होता, इसकी वजह से आपके बिहेवियर पे पूरा क्या होता है, यानी कि असर होता है पूरा बिहेवियर पे आपकी। वॉइस डिसऑर्डर, आपकी जो आवाज़ होती हैं, वोकल कॉर्ड्स वगैरह, ये चीज़ें इसमें फिर क्या होता है, आपकी कोई भी कमी होती है, ख़राबी हो जाती है, तो वो वॉइस डिसऑर्डर होता है। हियरिंग डिसऑर्डर, आप नहीं सुन सकते, हम अगर आप नहीं सुनेंगे, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। आपकी समझने की जो ब्रेन में अगर हम कहें कि सिस्टम है, जगह है, तो वो कमज़ोर होगी। जो सेंटर होगा वहाँ पे हियरिंग की, ठीक है, तो वो कमज़ोर होगा, आप नहीं सुन सकेंगे, और सुनने के अलावा आप नहीं समझ सकेंगे, तो वो क्या होगा, हियरिंग डिसऑर्डर, यानी कि आप फिर इसको जवाब देने की, फीडबैक देने के आप काबिल नहीं रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टटरिंग की, कि स्टटरिंग क्या है। स्टटरिंग में वो पेशेंट्स होते हैं ना कि जो फिर वर्ड को बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरमियान में फंस जाते हैं, उसका हम कहते हैं कि उसका जो सांस होता है वो फूल जाता है, वहाँ पे नहीं बोल सकते, रुक जाता है उसका सांस। फिर कोशिश के बाद फिर वो बात करने लगते हैं, यानी कि फिर वो इसको वर्ड को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर क्लियर नहीं हो पाता और दूसरों को समझने में इसकी मुश्किल हो जाती है। मतलब कि ऐसे अगर मैं कम्युनिकेशन को इस तरीके से बता दूँ स्ट्रिंग के, कि इस तरह वो बोलते हैं, फिर कम्युनिकेशन इस तरह से, यानी कि उसके फिर क्या होता है, डिले हो जाता है उनसे, ये चीज़ें आपके वर्ड्स आप डिले हो जाते हैं उससे, तो वो नहीं बोल पाते, ठीक है। ये स्टटरिंग कहलाता है। इसके अलावा डिसआर्थरिया, अगर हम डिसआर्थरिया की बात करें, ये मोटर स्पीच में आता है। जो मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स हैं ये उनमें ही
आता है, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है, ये डिफ़िकल्टी होता है बंदे को स्पीक करने में, आप क्लियरली फिर बोल नहीं सकते, डिसआर्थ्रियासिस इसको कहते हैं। ये एक सेम है, सिमिलर है एक-दूसरे के साथ, ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। फिर ये किस वजह से होता है, यानी कि डिसआर्थ्रिया की कॉज़ेज़ क्या है, किस वजह से डिसआर्थ्रिया होता है किसी बंदे को? तो वो ये है कि नर्व, मसल्स, ये इनकी कमज़ोरी की वजह से होता है, ठीक है। आपके लिप्स के जो मसल्स होते हैं या नर्व्स होते हैं लिप्स के, वो फिर आप काम करना छोड़ देते हैं, तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो टाइम पे बात वो करते हैं, काम नहीं करते, तो वो क्या फिर कहलाता है डिसआर्थ्रिया, बोलने में मुश्किल हो जाता है बंदे को। इसके बाद हम बात करते हैं एफेज़िया, ठीक है। एफेज़िया भी एक डिसऑर्डर है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में है एफेज़िया, ठीक हो गया। अब इसमें भी यही है कि बंदे की वो काबिलियत इसमें फिर नहीं रहती, यानी कि इफ़ेक्टिवली सही से नहीं बोल पाता, ठीक है। इफ़ेक्टिवली वो बात नहीं कर पाता इसमें, फिर ये बिहेवियर वगैरह पे इसकी बहुत बड़े असर होता है। फिर बंदा दूसरों के सामने बोलने के काबिल नहीं रहता है, हालाँकि काबिल तो होता है, लेकिन फिर वो शर्म करता है दूसरों के सामने बोलने में, ठीक है। और ये इसकी वही वजूहत होते हैं, किसी भी ट्रॉमा की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाता है दिमाग में, जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन के, लैंग्वेज के थ्रू यानी समझने के वगैरह के, तो ये चीज़ें फिर उसके डैमेज हो जाते हैं, फिर वो नहीं बोल पाता, तो उसकी कम्युनिकेशन इससे मुतासर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया है तो आप बिल्कुल कमेंट में आकर पूछ लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। और अगर किसी टॉपिक के बारे में आप चाह रहे हैं, आपको ज़रूरत है, तो आप बेशक वो कह दें, हम कोशिश करेंगे। और कोशिश करें अपना फीडबैक ज़रूर दे दें हमें, ताकि हमें इतना एनर्जी मिलता है जब आपकी फ़ीडबैक आ जाते हैं, तो इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि और भी इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, ठीक है, अहम टॉपिक्स होते हैं, तो वो हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आपको कौन सी चीज़ ज़रूरत होती है, कौन सी अहम है। तो आप बताएंगे तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।